हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे ये बताएंगे ऑडियो एंड वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग किस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोई भी सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चले, इसके लिए जरूरी है कि जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स है, वो इस बात को समझे कि आज का मुद्दा, आज का टॉपिक क्या है। आज के इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेमिनार में हम चर्चा करने वाले हैं कि बीसीसीएलई एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जो ये सोच रहे हैं कि सर मैं सीयूईटी लीट एग्जामिनेशन लिखने वाला हूं। आप बीसीसीएलई की बात मत करो, सीयूईटी की पहले बात करो। जैसे आज हमने बीसीसीएलई की चर्चा की है, वैसे ही आने वाले दिनों में हम लोग सीयूईटी लीट एग्जामिनेशन के लिए भी इसी पाथ मेकर बैच के अंदर सेमिनार करने वाले हैं। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल जीलेट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और सेम फॉर आईपीयू लीट एंड डीटीयू लीट, या फिर अगर हम झारखंड D2D की बात करें तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए हम इस बैच के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे इस इंपॉर्टेंट सेशन को सुनने के लिए बहुत ध्यान से और बहुत तैयारी के साथ बैठ गए होंगे। एक बार सभी बच्चे मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि बिल्कुल आप लोग तैयार हो इस सेशन को सुनने के लिए, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। उसके बाद में मैं आपको एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है वो सारी जानकारी देने वाला हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का, बिल्कुल आप लोगों का उत्साह देखकर बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बेटा। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आप लोगों को पता होगा, और बहुत सारी बातें ऐसी होगी शायद आप लोगों को नहीं पता है। सारी चीजें मैं यहां पर कंसीडर करने वाला हूं। देखिए, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ये सारी बातें जो मैं बताने वाला हूं कैसे बीसीसीएलई को बेस्ट तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने पिछले साल ऐसा क्या किया, जिन पॉइंट्स को हम लोग यहां पर रेफरेंस लेके आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि काफी लंबे समय से बीसीसीएलई के अंदर टॉप 100 रैंक्स के अंदर नंबर ऑफ रैंक्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पिछला 2024 वाला रिजल्ट, तो 50 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने टॉप 100 में जगह दिलाई है, और थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन बीसीसीएलई के अंदर हम लोगों ने दे रखे हैं। उन्हीं सारे एनालिसिस को हम लोग एज अ रेफरेंस लेकर अब क्या करने वाले हैं बेटा, 2025 की तैयारी करने वाले हैं, और 2025 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीसीसीएलई एग्जाम क्या है, बहुत से बच्चे जानते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। मैं सबके लिए यहां पर बताने वाला हूं। अब देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें बीसीसीएलई एग्जामिनेशन की, तो आप यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो है उस पर ध्यान दीजिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा या तो कंप्लीट कर लिया होगा। एक ऑप्शन तो ये होगा। दूसरा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपने 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के एग्जाम दिए होंगे। 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के एग्जाम दिए होंगे। तो यदि आप 5th सेमेस्टर के अंदर है, या फिर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बीटेक करना है, हमें क्या करना है बेटा, बीटेक करना है। तो अगर आपको बीटेक करना है बेटा, और डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करते हैं, तो एक तो बीटेक होता है आपका 12th क्लास के बाद में, और दूसरा बीटेक होता है आपका डिप्लोमा के बाद में। तो जो डिप्लोमा के बाद में बीटेक होता है सर, उसे हम लोग लेटरल एंट्री क्यों बोलते हैं, और जो 12th के बाद में बीटेक होता है उसको हम लोग डायरेक्ट बीटेक ही बोल रहे हैं, रेगुलर बीटेक बोल रहे हैं। उसके लिए लेटरल वर्ड यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो बच्चा 12th के बाद में बीटेक करने जाएगा बेटा, उसको फर्स्ट ईयर बीटेक में एडमिशन मिलेगा। उसको क्या मिलने वाला बेटा, फर्स्ट ईयर बीटेक के अंदर एडमिशन मिलने वाला है, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो फर्स्ट ईयर के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद में आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम में कंपटीशन इतना टफ होता है कि हम अपने स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की साइड जाते हैं, बीसीसी। तो बीसीसी एग्जाम जो है ना बेटा, वो क्या चीज है सर, बीसीसी एग्जाम जो है वो ये बताता है 12th के बाद में अगर आपको बीटेक करना है तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से आप वहां पर डायरेक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको बीसीसी, बिहार स्टेट वाले बच्चों को ये एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन यदि मैं बात करूं इस डिप्लोमा वाली काम की, तो आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमा के बाद या 5th सेमेस्टर के बाद जब आप 6th सेमेस्टर में आएंगे, तो उस डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक के लिए जाना चाहते हैं,
तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। और ये जो सेकेंड ईयर वाला एडमिशन आपका होने वाला है, क्योंकि आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आ गए, इसलिए इसको बोला जाता है लेटरल एंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सब्जेक्ट के कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं ना, उस तरीके से ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटरल एंट्री का मीनिंग क्या है। डिप्लोमा के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन अगर आपको चाहिए बीटेक के अंदर, तो उसके लिए आपको लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, और यहां पर आपको रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास में आईआईटी का एग्जामिनेशन है। स्टेट अगर मैं बात करूं बिहार के लिए, यहां पर आपको मिल ही रहा है। आप सीयूईटी के थ्रू भी जा सकते हैं, सीयूईटी लीट अलग चीज है, सीयूईटी के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए वो एक अलग कहानी है। डब्ल्यूबी जेडब्ल्यूबी होता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स है, वो एक अलग कहानी है, उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे एलई के ऊपर। तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए कि सर हमें ये समझ में आ गया कि सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा के बाद में अगर हमें बीटेक सेकंड ईयर में जाना है, तो इट मींस यहां पर हमें जो एग्जाम देना पड़ेगा वो एलई एग्जाम देना पड़ेगा। और स्पेशली फॉर बिहार स्टेट के लिए मैं बात करूंगा, तो वो बच्चे यहां पर बच्चे बी सीई सीई एलई का एग्जाम देने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीएलई क्या है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि सर बीसीसीएलई क्या है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो आपको सबसे पहली चीज, आप बिहार स्टेट से हैं? जी सर बिल्कुल है। आपने डिप्लोमा कर रखा है? जी सर बिल्कुल कर रखा है। डिप्लोमा के अलावा सर और अगर आपने बीएससी कर रखा है, तो भी आप बीटेक के लिए, या तो आप डिप्लोमा के बाद बीटेक के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप बीएससी के बाद बीटेक के पास जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस एग्जामिनेशन के थ्रू बीसीसीएलई के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर के अंदर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बीसीसीएलई एग्जाम कौन दे सकता है। ये बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैंने रफली थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे दिया है। जो मेजर पॉइंट यहां पर आने वाला है, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर आईटीआई वाला, देखिए जो बच्चा आईटीआई किया होगा ना, उस बच्चे के पास में अगर किसी बच्चे ने आईटीआई किया है, तो उसके पास में भी रास्ता होगा कि सर 10th के बाद में उसने क्या कर लिया होगा, आईटीआई कर लिया होगा। जैसे ही वो आईटीआई करेगा, तो उसके पास में पहले आएगा डिप्लोमा लेटरल एंट्री। क्या आएगा बेटा? डिप्लोमा एलई। बिहार के बच्चों के लिए वो एग्जाम होता है डीईसीईएलई। और इस डिप्लोमा के बाद में उसके पास में आएगा बीटेक एलई, जिसको हम बोलते हैं बेटा बी सीईसीईएलई। बहुत सी बार बेटा बच्चे ऐसे होते हैं बिना गाइडेंस के, जो डिप्लोमा एलई की तैयारी कर रहा होता है वो गलती से इसका फॉर्म भर देता है, फिर एग्जाम आने के बाद पता चलता है कि अरे सर मैंने फॉर्म में गलत भर दिया। सोचो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से उसका एक साल खराब हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे हर एक चीज जब आपके टीचर आपको बता रहे हैं, तो उसको सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए सर। सारी जानकारी अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th क्लास कर लिया, अब उसके पास में क्या क्या चॉइस है, सर वो 12th कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है। वो क्या कर सकता है बेटा? 12th कर सकता है। ठीक है सर। अगर मान लीजिए उसने सर दूसरा रास्ता चुना, 10th के बाद उसने आईटीआई चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। हो सकता है 10th के बाद उसने डिप्लोमा चूज कर लिया। जब वो 10th के बाद डिप्लोमा चूज करेगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसको एग्जाम देना पड़ेगा डीसीईसीई। इसे बोलते हैं डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम है ये आपके पास में। ठीक है। हाँ, अभी मैं सनी इस बात के भी जवाब दूंगा। और जब आप इसके बाद में डिप्लोमा करने जाएंगे, तो उसको एलई के थ्रू जाना पड़ता है, और ये एग्जाम होता है बेटा डीईसीईएलई वाला। इसके थ्रू जाएंगे तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा डिप्लोमा में, और इसके थ्रू जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा बेटा बीटेक के लिए, और जब आप बीटेक के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा बी सीईसीईएलई एग्जाम। इससे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो ध्यान रखना, आपके पास में जो बीटेक की डिग्री देगी वो डिग्री तो रहेगी, लेकिन आप उसे 4 ईयर बीटेक नहीं मानते। हाँ, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 ईयर बीटेक, वो इक्विवेलेंट होता है, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते सर हमने 4 साल बीटेक में दिए। ठीक है, चलिए। नहीं आकाश, अब बात कर लेते हैं सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है।
अभी तक इंडिया में जितने भी लीट एग्जामिनेशन है उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी भी सेंस में आप मान सकते हो, सबसे अजीबोगरीब पैटर्न जो है ना वो इसी एग्जाम का है। सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन जो आते हैं वो भी इसी एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। सर सबसे अजीबोगरीब क्यों है? आप जब यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग है जो इसकी तैयारी नहीं करवाते हैं, लेकिन स्टिल इसके बारे में बोलना पसंद करते हैं और बोलते बोलते वहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो एग्जैक्टली सही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप बीसीसीएलई की तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज तो यह है कि आपके सिलेबस में तीन सब्जेक्ट दिए गए, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड टेक्निकल इंग्लिश। बहुत से बच्चों को लगता है कि शायद 50 प्लस 50 प्लस 50 150 क्वेश्चंस एंड 600 मार्क्स का पेपर होता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेक्निकल इंग्लिश है इट जस्ट अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, जस्ट अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। अगर ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है तो इसका मतलब जो मेरिट बनेगी, जो रैंक बनेगी, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। जो रैंक बनती है ना वो सिर्फ 400 नंबर में से बनती है। यदि आप इंग्लिश 35 मार्क्स ले आते हैं इट मींस आप क्वालिफाई हो गए। तो वो बच्चा जो 35 ला रहा है, जो 45 ला रहा है, या जो 75 ला रहा है, या जो 175 ला रहा है, या जो 195 ला रहा है, या जो 200 ला रहा है, बेटा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है बेटा, है ना? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है ये, क्वालिफाई करना है आपको और क्वालिफाई करने के बाद में क्या कर देना है बेटा, इसके ऊपर फोकस करना है। इसलिए पेपर के अंदर भी जो अच्छे और समझदार बच्चे होते हैं ना वो हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं कि यार ये जो एग्जाम, ये जो सब्जेक्ट है ना इसके लिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और उसके बाद में जो समय है वो अपना पूरा का पूरा इसको देना है। सर इंग्लिश आप कराएंगे? नहीं बेटा इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाता हूं, है ना, मैं मैथ्स और मैकेनिक्स वाला सेगमेंट आप लोगों को पढ़ाता हूं, इंग्लिश इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे। तो ऐसे में आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स आएंगे टोटल। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इस 200 में से 35 मार्क्स लाना है, यानी कि लगभग आपके 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और 9 क्वेश्चन सही तो यहां पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आपका रैंक कार्ड जरूर आएगा, रैंक वहां पर आपको जरूर अलॉट होगी। सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे सीनियर्स बताते हैं कि यार मेरा तो क्वालिफाई नहीं हुआ, और पता चलता है कि उनसे उनसे कम इंटेलिजेंट बच्चा रैंक ले आता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जैसे मैंने बताया कि 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, 9 क्वेश्चन सही कर देंगे, फिर सोचेंगे यार बाकी क्वेश्चन छोड़ के क्यों जाए, तो वो क्या करेंगे, बचे हुए जितने क्वेश्चन है ना उनमें आइडिया से आंसर मार करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, मैकेनिक्स का क्लास एंड नहीं हुआ है बेटा, आइडिया से सारी चीजें मार करके आगे चले जाएंगे। तो बेटा 9 क्वेश्चन से जो पॉजिटिव मिलना था वो तो मिला, पर जो नेगेटिव है वो भी इसी को मिल गया। और इस वजह से फाइनल जब रैंक कार्ड आता है तो उनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ जाता है। तो ये ध्यान रखना, 9 सही होने चाहिए ओवरऑल, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर, मतलब लगभग 35 क्रॉस करना चाहिए आपका। उसके बाद में सारी कहानी जो होती है ना वो इसकी होती है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास में जो समय होता है वो होता है बेटा 2 घंटे 15 मिनट का, 2 घंटे 15 मिनट का। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो +4 मिलेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो -1 मिलेगा। अब सर आपने कहा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अच्छे जो पूछे जाएंगे वो इसी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले हैं। बोला हाँ सर इसी के अंदर पूछे जाएंगे। अब इसी के अंदर अगर सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ बेटा आप लोग, ये जो आपके पास में 400 नंबर का पोर्शन बचा है जिसमें 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में से आप क्या समझते हैं जो टॉप 10 के अंदर बच्चा रहा होगा, इस 100 क्वेश्चन में से जो टॉप 10 के अंदर यानी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, उसने लगभग कितने क्वेश्चन सही किए होंगे? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर रैंक 1 2 3 शायद 90 प्लस सही कर दिए होंगे, 85 प्लस सही कर दिए होंगे। मैं आपको बताता हूं बेटा टॉप 10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका भी 30 to 35 ही आंसर्स करेक्ट होता है। अटेम्प्ट हो सकता है उन्होंने 40 to 45 या 50 तक अटेम्प्ट किया होगा, पर करेक्ट इतना ही होता है। इसका मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन आप समझ सकते हो, और लेवल ऑफ क्वेश्चन इतना जबरदस्त होता है इसलिए आज तक कोई किताब आपको
इस पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाती है, क्योंकि उनसे भी सॉल्व नहीं होता है। सर प्लीज लास्ट में बैच सजेस्ट कीजिएगा फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर BCCLE विद CBT2। श्योर, बिल्कुल प्रियांशु, मैं बताऊंगा ना। आज तक कोई भी, जैसे आप ऐसे बहुत सारे बच्चे से सोचेंगे कि सर हमने मार्केट से किताब खरीदी है, सर उसका ये नाम है, मैं नाम मत लेना किसी का भी, हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी होती है। ये बुक ली है सर, कैसी है? मैं कहूंगा बेटा आप उसका एक पेपर देख लो एक बार। जब आप उसका एक पेपर देखोगे तो पता चलेगा सर आधा तो पेपर गलत टाइप है, आधे ऑप्शन गलत टाइप है, और आधे सॉल्यूशन है वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? जब टॉपर ही इतना सॉल्व कर पा रहा है तो बाकी कौन सॉल्व करके देगा ये क्वेश्चन? तो वन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड लीड पेपर ऑफ इंडिया इज BCCLE। दिस इज द रीजन कि आपके सर आपको बार बार बोलते हैं कि बेटा PYQ सर को सॉल्व करवाने देना, आपको सॉल्व नहीं करना है ना। अब सर सॉल्व करवाएंगे तो सर कैसे सॉल्व करवाएंगे? अभी हम लोग वापस आएंगे मुद्दे के ऊपर। हमने आप लोगों के लिए जो ई बुक बना रखी है, उस ई बुक पर पर्सनली हमने खुद ने मेहनत किया है। आप देखिए बेटा यहां पर BCCLE का PYQ, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये सॉल्यूशन है। अगेन BCCLE का PYQ, सिर्फ BCCLE नहीं, IPU लीड, सिर्फ PYQ ही नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सर इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके साथ हमने थ्योरी भी ऐड की है, जहां तक जितनी जरूरत होती है। हालांकि थ्योरी के लिए हम कहेंगे नोट्स प्रेफर कीजिए, लेकिन फिर भी हमने प्रोवाइड करवा दी। ये आपको खरीदना नहीं है, हम बेचने की बात नहीं कर रहे, ये आपके कोर्स में रहेगी, चिंता मत करो। इसलिए सर आपके बार बार बोलते हैं कि बेटा कोई भी बुक नहीं है जो आपको ये सारे सॉल्यूशंस इस तरीके से प्रोवाइड करवा पाएगी। हमने आपको खुद से सॉल्व कर करके आपको प्रोवाइड करवाया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैट्रिक्स वाला चैप्टर ऐड हो गया है, एक साथ हम पूरा ऐड नहीं करते हैं, चैप्टर वाइज ऐड करते हैं हम लोग। तो दो बातें जो सीखने को मिली है वो है कि ये एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको ऊपर से पढ़ के आप सॉल्व कर दे। अभी रिसेंटली आपने RRB JEE CBT1 आपके सीनियर्स ने पेपर दिया होगा, हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चों ने दिया होगा, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको 70%, वहां पर आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने 70% पेपर अटेम्प्ट किया होगा, जिन्होंने 80% पेपर अटेम्प्ट किया होगा। इट मे बी पॉसिबल कि बहुत से बच्चों ने 81%, 80% प्लस भी पेपर अटेम्प्ट किया होगा, पर वो अलग पेपर है, ये अलग पेपर है, इसको इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सर अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि उस एग्जाम को किस तरीके से बेस्ट हम क्रैक कर सकते हैं। लाइक डॉक्टर भी बोलता है कि अगर बीमारी का इलाज करना है तो पहले बीमारी के बारे में सारी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ऐसे एग्जामिनेशन में जब आप क्रैक करने जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर एनालिसिस पेपर का, जिनको पता है कि एग्जैक्टली पेपर कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि जो हम करवा रहे हैं आप उस तरीके से आगे बढ़िए। फ्यूचर में सारी चीजें आने वाली है, प्रीवियस ईयर भी आने वाले हैं, कंसेप्ट भी बिल्ड करने पड़ेंगे। तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो कहानी है वो स्पीड की कम और एक्यूरेसी की ज्यादा है। मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आप सिंगल डिजिट रैंकर भी है तो आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए और आपके पास जो समय है, मान लीजिए 2 घंटे 15 मिनट है, इसमें से आधा घंटा भी अगर आप इंग्लिश को दे देते हैं तो आपके पास जो समय आता है वो कितना आ रहा है आपके पास में? 1 घंटे एंड 45 मिनट्स, यानी लगभग मैं मान सकता हूं इट इज 100 to 110 मिनट्स। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 3.5 मिनट के आसपास का समय होता है, और 3.5 से 4 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को देते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप सिंगल डिजिट रैंक अचीव कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसा सोचा कि नहीं सर, बहुत सी बार क्या होता है जिन बच्चों को आइडिया नहीं होता, देखिए मैं उन बच्चों के बारे में बताता हूं, वो क्या सोचते हैं
कि सर हमारे पास में जो टाइम है लगभग 100 मिनट्स है, अगर इंग्लिश का टाइम हटा दो तो, और 100 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है। अब उनसे सॉल्व होता नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से एबीसीडी मार्क कर देते हैं, जिसका कोई आउटकम निकलता नहीं है। अगर मान लो गलती से सेलेक्ट भी हो गए तो एक ऐसा कॉलेज मिलेगा जहां से बीटेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम लोग अपने करियर के 3 साल इंजीनियरिंग को दे रहे, 3 साल इसलिए क्योंकि आप लेटरल एंट्री में है, तो वहां से एक ऐसी डिग्री मिलनी चाहिए जिसको आप गर्व से किसी को दिखा सको कि यस मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक किया है, एमआईटी से किया, भागलपुर से किया है। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी भी कॉलेज से, जिसको आप भी बाद में छुपाते फिर रहे हो कि हाँ बीटेक तो किया लेकिन बता नहीं सकते किस कॉलेज से किया। इसलिए जरूरी है कि ये समय इतना क्रूशियल है कि आने वाले 4 से 5 महीने जहां पर आप लोग मन लगा के मेहनत कीजिए। आप अपने सीनियर से पूछना, हमने उन लोगों के लिए पिछले साल भी बहुत मेहनत की थी और इस साल आप लोगों के लिए भी हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं। बस आप लोगों को भी हमारे साथ साथ मेहनत करनी है, जिससे कि पिछली बार हमने उससे पिछली बार की रिजल्ट के रिकॉर्ड तोड़े थे, इस बार हमें पिछली बार के रिजल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है। आप लोगों को कल से अपना नया बैच चालू हो रहा ना, कल से आप लोगों को पूरी हिम्मत के साथ में पढ़ाई करनी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेटा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस की। देखिए अगर हम लोग सिलेबस की चर्चा करें, वापस लौट कर आएंगे हम इसके ऊपर, अगर हम लोग बेटा सिलेबस की चर्चा करें तो अगर हम लोग सिलेबस की चर्चा करें ना, तो मैं सिलेबस की अलग पीडीएफ लेके आया हूं जिसको मैं आपके कोर्स में अटैच कर दूंगा। जैसे मतलब बीसीसीएल का अटैच कर रहे हैं ना, वैसे बाकी का भी अटैच कर देंगे, चिंता मत करना। कहीं दूसरे लीट एग्जाम वाला बच्चा बोले कि सर हमारा कैसे अटैच करोगे, हमारा वाला सिलेबस भी हमें देखना है। सब बताएंगे प्रियांशु, सब बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। मैं आया हूं तो सारी बात बताने के लिए आया हूं, क्योंकि पहले काम की बात डिस्कस कर लेंगे, फिर बैचेस के बारे में तो बताना ही। बैच अगर हम बना रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो बना रहे हैं, तो आप लोगों को बैच के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम बैच के बारे में नहीं बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में यहां पर हमें दिया गया सॉलिड ज्योमेट्री, फिर उसके बाद में दिया गया डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद में दिया गया बेटा इंटीग्रल कैलकुलस। सर ये डिटेल हमें पढ़ना हो तो चिंता मत करो, मैं आपके बैच में इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड फोरियर सीरीज, ठीक। ये बैच के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं अलग से दे दूंगा, डोंट वरी। मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन है, वेक्टर मेथड्स है, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल है, इंपल्स एंड मोमेंटम है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ये दिया गया है। और अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो ग्रामर एंड कॉम्प्रेंशन है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस दिया गया है, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश दिया गया है, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग दिया गया है, रिपोर्ट राइटिंग दिया गया है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस प्रेसिस राइटिंग दिया गया है, स्पोकन इंग्लिश दिया गया है। इन सब के बारे में इंग्लिश वाले सर आपको बता ही देंगे। ओवरऑल मैं चाहूं तो अभी कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एनालिसिस या सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर सकता हूं, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने की पॉइंट्स आपको बोलकर बता दिए हैं कि ये हमारे पास में सिलेबस में दिया गया है। सर मेरे बैच नाम प्लस 2.0 है तो उसमें भी लाइव आएगा ना? बिल्कुल आएगा बेटा, है ना, उसमें भी बिल्कुल लाइव आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। इतनी बात तो सिलेबस का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्लास शेड्यूल के बारे में। देखिए 2-3 बातें जो पिछले 4-5 दिन में मैंने ऑब्जर्व की है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही हमने अनाउंस किया कि जीरो से नया बैच आ रहा है, तो मेरे पास में पर्सनली काफी बच्चों के मैसेज आने लगे कि सर हमने बैच 3 महीने पहले लिया था, हमने बैच 2 महीने पहले लिया था, हमने बैच 1 महीने पहले लिया था, हमें भी उस नए बैच के अंदर एनरोल होना है। तो देखो वो फैसिलिटी तो है नहीं कि भाई बैच शिफ्टिंग हो सके, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, जो नए बैच की लाइव क्लासेस है, एकलव्य जो शुरू वाला बैच था और एकलव्य 2.0 वाला था, तो 2.0 चालू हो रहा है कब से? 20 तारीख से। तो उसमें जो भी क्लासेस रहेगी ना, वो सारी की सारी क्लासेस
जिसने 2 महीने 3 महीने पहले लिया ना, उनकी क्लास में भी 0 से चलेगा, उनके बैच में भी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आपने पहले तैयारी चालू की है तो आपको नुकसान होगा, नहीं, आपको भी हम लोग 0 से वापस पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस टॉपिक को वापस पढ़ो। और इवन हमने तो ये डिसीजन लिया है कि जो मैट्रिक्स है हम वहीं से वापस चालू कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को एक बार फिर से मैट्रिक्स पढ़ने का मौका मिल जाएगा, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो कल यानी कि 20 तारीख से रात 8 बजे से 20 तारीख से रात 8 बजे से हम लोग जो एकलव्य 2.0 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी 2-3 क्लासेस यूट्यूब पर ही चलेगी। उसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर वापस आ जाएगी। तो जिन बच्चों ने एनरोलमेंट नहीं कर रखा वो कर लेना एनरोलमेंट आराम से देखकर, है ना। और जिन बच्चों के पास में पहले से एनरोलमेंट है, 2-3 दिन के लिए हम लोग यूट्यूब के ऊपर क्लास चलाएंगे, आपके पास प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा। मैं बता भी देता हूं उसके बारे में भी। रात 8 बजे से अच्छा, इसमें मेरे पास स्लाइड नहीं है। कल रात 8 बजे से आप लोगों की क्लास चालू हो गई है वापस से। और ये क्लास जो रहेगी 2-3 दिन यूट्यूब पर हम लोग लेंगे, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ प्रमोशन समझ लीजिए। वो बच्चे जो डेमो देखना चाहते हैं, डेमो के लिए ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। प्लस बैच में भी लाइव होगा। अच्छा, वो बच्चे जो नए बैच के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, तो उसको मैं बता देता हूं कि देखिए, अभी नया साल जो है वो शुरू हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इजी प्रैप एप्लीकेशन पर आप लोगों को हर एक बैच के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो अगर आपने या आपके दोस्त जिन्होंने बैच नहीं लिया है, तो उनको बता देना, जो प्लस बैच है बेटा वो सिर्फ 999 में मिल रहा है, लाइव बैच 749 रुपीज में मिल रहा है, और रिकॉर्डेड सिर्फ 499 जो लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिल रहा है। प्लस बैच में बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सर प्लस बैच में क्या क्या चीजें होने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूं। प्लस बैच के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका पुराना रिकॉर्डेड, नया लाइव, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। सर अगर हम लोग बात करें कैसे प्रैक्टिस शीट मिलती है, तो कुछ बच्चों को प्रैक्टिस शीट मिली होगी, जैसे ये लिमिट की प्रैक्टिस शीट है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरीके से आंसर्स मिलेंगे, और ऐसे डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। सर अगर हम लोग बात करें ई बुक की, तो ई बुक मैंने आपको बता दिया है किस तरीके की ई बुक मिलेगी, जिसके अंदर आप लोगों को पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड, और इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पर थ्योरी क्लासेस या थ्योरी से रिलेटेड कंटेंट भी उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जरूरी क्या है आपके पास में, जरूरी क्या है बेटा आप लोगों के लिए, जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप जो कल से क्लास चालू होने वाली है, उस क्लास के लिए जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कर रखा वो एनरोलमेंट करके आराम से 0 से क्लास करना चालू कर दो। मैट्रिक्स हम लोग चालू करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ई बुक अटैच कर दिया, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आराम से उसको दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक को दोबारा पढ़ने से कोई नुकसान तो होता नहीं है। और आगे की क्लासेस भी हम लोग पैरेलली चालू कर देंगे उन बच्चों के लिए। क्लियर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही कम समय लेते हुए मैंने सारी बातें आप लोगों के सामने डिलीवर कर दी है, और उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि बीसीसीएल एग्जाम होता क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस यहां पर दिया गया है, और किस तरीके से आप नए और लाइव बैच के साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी।